तो चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा कलेक्शन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सही है, किसी भी चीज़ को फैक्ट्स एंड फिगर्स में शो करें वो भी स्टैटिस्टिक्स होता है। कोई भी चीज़ की एनालाइजेशन होती है, समराइज करते हैं उसको। सही है, ऑर्गेनाइज करा, समराइज करा, एनालाइज करा, वो सारा डाटा जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स के हेडर के अंदर आता है। ठीक है, तो एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। दो तरह की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, descriptive statistics or inferential statistics. What is descriptive statistics? Descriptive statistics comprising those methods concerned with collecting and describing a set of data so as to yield meaningful information. Descriptive statistic क्या करती है? कलेक्ट करती है डाटा और उसको डिस्क्राइब करती है इन द सेट ऑफ डाटा। तो उस डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। सही है, और डिस्क्रिप्टिव की एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि कराची के स्टैट्स की बात करें कि भाई कराची के अंदर 2000 ईयर 2000 में टारगेट किलिंग से कितने लोग मरे थे। तो भाई आप स्टैट्स जमा करते हैं, आप मंथली बेसिस पे उसको डिस्क्राइब करें। तो आप किस तरीके से करेंगे कि जनवरी में कि भाई 92 लोग मरे, फरवरी में इतने लोग मरे, मार्च में इतने लोग मरे। तो आपने डाटा की स्टैट्स ली ना। सही है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाती है कि डाटा को आप कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई जनवरी में कितने हुए थे, फरवरी में कितने हुए थे, मार्च में कितने हुए थे, अप्रैल में कितने हुए थे। ठीक है, और उसको शो करा रहे हैं कि पूरे ईयर में कितने लोग और कितने लोगों की डेथ हुई टारगेट किलिंग की वजह से। ठीक है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिकल inference comprises those methods concerned with the analysis of a subset of data leading to prediction or inferences about the entire set of data। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं एक फैक्ट्री में जाता हूँ, सही है, पेप्सी की फैक्ट्री ले लें, और पेप्सी के केन्स बनते हैं उस फैक्ट्री में। उनके पास 9 प्लांट लगे हुए हैं, 9 प्लांट लगे हुए हैं। हर प्लांट पे आपके पास तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ केन्स रखे हुए हैं। अब मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि भाई हर केन 250 ml भरा हुआ है। तो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन मिली कि भाई एवरी केन 250 ml फिल्ड है। ठीक है ना, तो मैं अपनी टेस्टिंग करूंगा किस थ्रू। अब मैं सारे केन्स तो खोल के टेस्टिंग नहीं कर सकता ना। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो 9 प्लांट है मेरे पास, उन 9 प्लांट में से थोड़े थोड़े सैंपल उठा लेता हूँ। किसी से मैंने 11 सैंपल ले लिए, किसी से 10 ले लिए, किसी से 8 ले लिए, किसी से 9 ले लिए, किसी से 12 ले लिए, किसी से 14 ले लिए, किसी से 6 ले लिए, किसी प्लांट से 5 ले लिए। इस तरह कलेक्शन ऑफ मैंने डिफरेंट प्लांट से केन्स जमा करे और 100 सैंपल्स जमा कर लिए, 100 केन्स ले लिए, और उन 100 केन्स के ऊपर मैंने टेस्टिंग की। उस टेस्टिंग में मुझे जो भी रिजल्ट मिलता है, आया कि वो रिजल्ट ये हो सकता है कि भाई वो 250 ml ही फिल्ड हो, और ये रिजल्ट हो सकता है कि 250 ml फिल्ड ना हो। आप उस सैंपल्स की बेसिस पे उसकी पूरी पॉपुलेशन की क्या कर देते हो, पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट दे देते हो। तो वो रिजल्ट एस्टिमेटेड होता है, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सारे के सारे केन्स को चेक नहीं किया। सही है, आपने क्या किया, आपने पूरी पॉपुलेशन, सारे के सारे जितने केन्स थे वो पूरी पॉपुलेशन थी, उन केन्स में से 100 ऑफ सैंपल्स उठाए और उनकी टेस्टिंग की। अब वो 100 सैंपल्स 250 ml फील्ड थे, तो आपने कहा ठीक है भाई, और 250 ml फील्ड नहीं थे तो आपने कहा कि आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। सही है, तो ये टेस्टिंग होती है। इस तरह की टेस्टिंग आप चैप्टर नंबर 18 में और चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के जो स्टैटिकल इंटरफेरेंस है चैप्टर नंबर 17, 18, 19, वो इससे बिलोंग करते हैं। बाकी अभी हम सारा कुछ जो करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे इन चैप्टरों में। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक सब्जेक्ट्स है। एग्जाम्पल देख लें, सब्जेक्ट है जिसको केमिस्ट्री में 60 मार्क्स हैं, मैथ्स में 80 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 98 मार्क्स हैं और उर्दू में 60 मार्क्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स उसके 298 हैं। तो इसको अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करूं तो मैंने
वाई एक्सिस पे मार्क्स लिखे और एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट लिखे, तो केमिस्ट्री, तो मैं एक केमिस्ट्री की मैंने एक जगह ले ली कि यहाँ से लेके यहाँ तक केमिस्ट्री है और उसका बार खींच दिया कि केमिस्ट्री में 60 मार्क्स हैं। फिर मैथ्स में 80 मार्क्स हैं, 80 के सामने मैंने लाइन खींच दी। फिर इंग्लिश में मेरे 98 मार्क्स हैं और उर्दू में मेरे 60 मार्क्स हैं। टोटल का भी बनाना चाहता तो टोटल का भी बना देता 298 का। तो ये जो डायग्राम के थ्रू शो करी, तो मैंने क्या बताया था, फैक्ट्स एंड फिगर्स में कोई भी चीज़ शो की जाती है वो स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसका नाम होता है सिंपल बार चार्ट, और इसके थ्रू सिर्फ इसकी एग्जांपल शो कराई है डाटा। फॉर सपोज मैंने एक एग्जांपल दी थी कि टारगेट किलिंग के थ्रू कितने लोग मरे, तो इधर मैं थोड़ी सी जगह ले लेता, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। तो जनवरी में फॉर सपोज 50 लोग मरते तो जनवरी का छोटा सा बना देता बार। फिर फरवरी में फॉर सपोज 30 लोग मरते तो 30 का बार बना देता। फिर मार्च में 50 लोग बनते तो 50 का बार बना देता। इस तरह करके मैं बार बनाता जाता। तो वो सिंपल बार चार्ट, आप एक तो फैक्ट्स आप इसमें भी शो कर रहे हैं और फिगर्स में भी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीकेकार होता है, आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। ये जो सर्कुलर डायग्राम होती है इसके अंदर आप सेक्टर्स बनाते हैं। सेक्टर्स क्या होते हैं, ये जो आप इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये पाई चार्ट होती है। ठीक है, आगे जाके हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेक्टर्स में डिवाइड हुई भी होती है पाई चार्ट। फॉर सपोज एक जगह मैं आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, मैंने कहा यार एक जगह मैं थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ इस पैसे को, तो मैंने कहा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सारा पैसा डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया भाई, ऑयल में इन्वेस्ट किया, केमिकल में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और थोड़ा बैंक में किया। सही है, तो ये पाई चार्ट जो मैंने दी, तो ऑयल्स में समझ लें 25% मैंने ऑयल में इन्वेस्ट किया। ठीक है, 25% मैंने ऑयल में इन्वेस्ट किया, 32% अपनी रकम का केमिकल में इन्वेस्ट किया, 28% मैंने बैंक में रखा और बॉन्ड्स में मैंने इन्वेस्ट किया 15%। सही है, इसी तरह पाई चार्ट के थ्रू मैंने क्या करा, पाई चार्ट के थ्रू अपनी इसको भी, ये जो आपकी होती है ना पाई चार्ट के थ्रू मैंने अपने सब्जेक्ट्स को भी शो करा सकता हूँ। अब केमिस्ट्री था, सबसे पहले मुझे केमिस्ट्री का एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है। एंगल निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है। एंगल कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इट्स टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। अब नाउ एक केमिस्ट्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60। सही है, तो 60 को मैंने डिवाइड किया 298 से, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इट्स टोटल, 60 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 360। आप कैलकुलेटर में करके देखें, आपके पास आंसर आ जाएगा 72.5। सही है, ये आपका एंगल निकल गया। 60 डिवाइडेड बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 360। जब मैंने किया मेरे पास एंगल आ गया 72.48 आ रहा है, 5 कर दिया। सेकंड एंगल निकालने के लिए मैंने क्या किया, 80 डिवाइडेड बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 360। फिर निकालने के लिए मैंने क्या किया, 98 डिवाइडेड बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 360। सही है, और फिर 60 का ऑलरेडी ऊपर सॉल्व है 72.5। ये मैंने एंगल्स निकाल लिए। नाउ मैंने क्या किया, एक सर्कुलर पाथ बनाया। सर्कुलर पाथ बनाया, उसका एक बीच में डॉट, बीच का निशान था, उससे एक रेडियस खींच दिया बिल्कुल सीधा। अब यहाँ मैंने प्रोटेक्टर रखा, प्रोटेक्टर रख के मैंने एंगल बनाया 72.5। सबसे पहले जब मैंने बार ये इस तरह से सर्कल बना के एक रेडियस खींच दिया, अब इसको बेस लाइन पे रखा। मेरा डी जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, सही है ना, इस तरीके का प्रोटेक्टर होता है। तो ये जो लाइन होती है ये बेस लाइन होती है। इस बेस लाइन से डॉट को मिलाया। सही है, डॉट, बीच वाले डॉट को, यहाँ एक डॉट होता है, डॉट को डॉट से मिलाया और बेस लाइन को बेस लाइन से मिलाया। ये मेरी बेस लाइन है और मैंने एंगल बनाया, यहाँ आ गया, समझ लें फॉर सपोज 72.5। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा एंगल बनाने के लिए बेस लाइन इससे कर दूंगा। अब मैं एंगल रखूंगा, अपना डी रखूंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसको बेस लाइन से मिलाऊंगा और फिर एंगल बनाऊंगा 97। सही है, तो फॉर सपोज मेरा एंगल यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी बेस लाइन को चेंज करूंगा। अब मैं अपनी बेस लाइन इसे बनाऊंगा और डी रखूंगा यहाँ पे। सही है, और इसको बेस लाइन बना के मैंने डी से एंगल बनाया। क्या मतलब, ये बेस लाइन बनी, ये बेस लाइन हो गई और एंगल खींचा।
आगे 118 का, तो आपका एंड में एंगल जो बचेगा वो प्रोटेक्टर के थ्रू एंगल बनाते हैं। तो ये आपको प्रेजेंटेशन तो देनी नहीं होती, एमसीक्यूज पेपर है, फिर भी समझाने के लिए तो आपके पास पाए चार्ट के अंदर जो बनते हैं वो सेक्टर्स बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर डायग्राम जो शो करती है वो पाए चार्ट शो करती है, ठीक है ना। इधर एक और सवाल है, इधर यूटिलिटीज, एजेस इन एल्स दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एजेस इन एल्स एक और एग्जांपल है, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 40 to 35 to 40 और 40 to 45 डाटा दिया हुआ है। रेंज मतलब एक क्लास मार्क दिया हुआ है इधर, और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 20 to 20 के दरमियान एज वाले कितने लोग हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, तादाद होती है कि डाटा के अंदर 20 से लेके 25 तक कितने लोग हैं। सही है, 20 लोग हैं, 25 से 30 तक की एयर के 10 लोग हैं, 30 से 35 41 लोग हैं, 35 टू 40 28 लोग हैं, और 40 टू 45 11 लोग हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालने के लिए सबको प्लस कर दिया। नाउ इट आर एफ इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज आर एफ? इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है आरएफ, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इट्स टोटल। मैंने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इट्स टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो आप डायरेक्ट भी एंगल निकाल सकते हैं, या फिर आप पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक प्रोबेबिलिटी होती है जिसका आंसर हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक है। एंगल निकालने के लिए क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 जैसे मैंने किया, 20 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 360। नाउ मेरा एंगल क्या आ गया भाई, 65.45। 65.45 था, तो मैंने इसको राउंड आउट करके 65 कर दिया। सही है, 10 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 360। सही है, तो ये मेरा 32.7 था, मैंने इसे 33 कर दिया। राउंड ऑफ करके मैंने एंगल पॉइंट्स के बजाय सेम ले लिए क्योंकि डी में। अब मैं इसकी प्लॉटिंग करूंगा, तो फॉर सपोज मैंने पहला बेस लाइन इधर रखा, डी अपना इस पोजीशन पे रखा। सही है, बेस लाइन को बेस लाइन से मिलाया और एंगल बनाया, तो एंगल 65 का फॉर सपोज इधर आ गया 65। सही है, नाउ दूसरा एंगल जब बनाऊंगा तो 33 डिग्री। अब मेरी बेस लाइन या मेरा डी किस तरीके से रखा जाएगा, अब मेरी बेस लाइन ये हो जाएगी, और डी मेरा, डी जो प्रोटेक्टर होता है वो मेरा इस तरीके से रखा जाएगा। और यहाँ से मैं एंगल देखूंगा, डॉट से डॉट मिलाऊंगा, डॉट से डॉट मिलाऊंगा, बेस लाइन इसको मिलाऊंगा, और अब एंगल देखूंगा 33। तो फॉर सपोज मेरा एंगल यहाँ आया 33। सही है, फॉर सपोज मेरा एंगल यहाँ आया 33 का, ठीक है। अब मैं डी कैसे रखूंगा, अब मैं इसके ऊपर रखूंगा 33 पे एंगल। सही है ना, ये बिल्कुल सीधा आ गया, इससे थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ आएगा। सही है, अब मैंने डी रखा इसके ऊपर इस तरह करके, और नेक्स्ट एंगल 0 से 0 मिलाया, इसको 134 का एंगल बनाया। सही है, तो फॉर सपोज यहाँ आ गया एंगल। अब मैं डी कैसे रखूंगा, इसके ऊपर के डॉट से डॉट, और बेस लाइन इसको ले लूंगा। सही है, अब मेरा डी यूं रखा जाएगा। सही है, और बेस लाइन इसको लेके मैं एंगल निकालूंगा, तो बेस लाइन लेके एंगल यूं रखा जाएगा, यूं। सही है, बेस लाइन लेके मैंने एंगल निकाला तो 92 आ गया। सही है ना, और एंड आखिर में एंगल जो बचेगा वो 36 बचेगा। तो इस तरह करके मैं अपनी ये पाई चार्ट को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आप बना के देखिएगा पाई चार्ट, ठीक है। आप एक प्रोटेक्टर लीजिएगा और जिस तरह मैं बता रहा हूँ लाइन के ऊपर रख के उस तरह पाई चार्ट बना के देखिएगा, और पाई चार्ट के अंदर जो बनते हैं वो सेक्टर्स बनते हैं। नाउ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया, जो टोटलिटी होती है वो ऑब्जर्वेशन की जो टोटलिटी होती है वो पॉपुलेशन होती है। जैसे कि मैंने पेप्सी के केन्स की एग्जांपल दी, पेप्सी के केन्स जो जमा हुए हैं वो पूरी पॉपुलेशन है सारी की सारी, और उसके अंदर से उसका जो सबसेट होता है वो सैंपल कहलाता है। सही है, तो एक क्लास की बात करते हैं, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो वो पूरी क्लास CAFC की क्लास की पॉपुलेशन है। अब उसमें से मैं 6 बच्चे अलग करता हूँ, तो वो 6 बच्चे सैंपल्स हैं। सही है, अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन टोटलिटी होती है। सही है, इसके बाद आ जाते हैं रैंडम सिंपल रैंडम सैंपल क्या होते हैं। अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन से मुराद है नंबर, मतलब नंबर कितनी भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, एन ऑब्जर्वेशन है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है।
is a sample that is chosen in such a way that every subset of an observation of the population has some same probability of being selected. सिंपल रैंडम सैंपल कौन से होते हैं कि भाई ऐसे पॉपुलेशन सेलेक्ट किए जाएं, ऐसे सैंपल सेलेक्ट किए जाएं जिनकी हर सबसेट, उनका जो भी सबसेट बना हुआ हो उसकी पॉपुलेशन का, उनकी प्रोबेबिलिटी आपस में सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, उनकी प्रोबेबिलिटी आपस में सेम हो. नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट होती है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है भाई आपने कोई भी वैल्यू एस्टिमेटेड करनी है. फॉर सपोज मैंने कहा भाई मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ, एक कॉइन टॉस होता हूँ, तो कॉइन के टॉस के टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने? दो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. अब मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? टोटल आउटकम्स कितने हैं उसके? दो, या तो हेड आएगा या टेल, लेकिन कोई दोनों में से कोई एक आएगा, तो 1/2 की उसकी प्रोबेबिलिटी है. इसी तरह अगर मैं एक डाइस को रोल्ड करता हूँ, चक्का जैसे हम कहते हैं, डाइस को रोल करता हूँ, तो डाइस की टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6. उसमें से कोई एक नंबर ऊपर आएगा तो डाइस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6. कोई एक नंबर ऊपर आ सकता है, ठीक है, तो उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं. तो सेम प्रोबेबिलिटी हो उनकी, सिंपल रैंडम सैंपल कहलाते हैं. नाउ वेरिएबल, a characteristics of the individuals of a population or of a sample which varies from individuals to individuals is called variable. क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक इंडिविजुअल की, सही है. इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑफ अ सैंपल, और उसके या तो सैंपल वो वेरी करें, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो रहे हो, तो ऐसे वेरिएबल क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं वेरिएबल. नाउ वेरिएबल दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल. फॉर सपोज इंडिविजुअल्स के, अब मैं मिसाल ले लेता हूँ. फॉर सपोज दो स्टूडेंट्स हैं, सही है, जैनब की आइज है ब्राउन और फराज की आइज हैं ब्लैक, सही है. तो इंडिविजुअल है, तो मैंने जैनब को जब देखा तो उसकी आइज कलर थी ब्राउन. तो आइज कलर क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है. एट्रीब्यूट क्या होता है? क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, सही है. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो रहा है. दूसरा बच्चा पकड़ा फराज, उसका आई कलर देखा तो ब्लैक था, सही है. तो तीसरा बच्चा पकड़ा वाजिद, उसका आई कलर देखा तो लाइट ब्राउन था, सही है. तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक है. तो वेरी कर रही हैं, तो ये वेरिएबल कहलाता है, इसको वेरिएबल कहते हैं. अब इसकी दो टाइप्स होती है, क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल. जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं, सही है, बाकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं. अब नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल? सबसे पहले क्वांटिटेटिव वेरिएबल को डिस्कस कर लेते हैं. क्वांटिटेटिव वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. कौन से डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं और कौन से कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि काउंटेबल हो, जो काउंट हो सकें, जो वैल्यूज काउंट हो सकें, सही है. जैसे कि जनवरी में टारगेट किलिंग के थ्रू कराची में 50 लोग मरे, फरवरी में 60 लोग बने, मार्च में 70 लोग मरे, अप्रैल में 30 लोग मरे. तो ये काउंट कर सकते हो ना आप, सही है. तो जो चीज काउंटेबल होती है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ठीक है. कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? जो चीज मेजरेबल हो, काउंटेबल ना हो, मेजरेबल हो. लाइक आपको बुखार हुआ तो आपका मैंने थर्मामीटर के थ्रू फीवर मेजर किया, सही है. आप खड़े हुए, आपकी हाइट मैंने मेजर करी. आप वेइंग मशीन पर खड़े हुए, आपका वेट मैंने मेजर किया. तो ये मेजरेबल होते हैं. जो वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं, सही है. और डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है. नाउ इधर ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक विच इज काउंटेबल एंड केट एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यूज, सही है. तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, प्राइस ऑफ शर्ट, सही है. नाउ
characteristic which is measurable and can assume all possible values within a given range of values in terms as continuous variable, जैसे कि height of a student, temperature of a person suffering from malaria. A characteristic which cannot be numerically specified, ये जो होते हैं quantitative variable numerically specified होते हैं, height भी numerically specified हो जाती है और वेट भी न्यूमेरिकली हो रहा है, टेम्परेचर भी न्यूमेरिकली होता है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो होते हैं वो न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड होते हैं, न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है। और जो हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन नॉट बी न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड, सही है। ये क्वालिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन है। क्वालिटेटिव वेरिएबल आपके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, सही है। अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन नॉट बी न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड कैन नॉट बी काउंटेड और मेजर, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड भी ना हो, ना तो मेजर हो सके ना हो काउंट हो सके, इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट्स, उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स या क्वालिटेटिव वेरिएबल। जैसे कलर ऑफ शर्ट ना काउंट हो सकता है ना मेजर हो सकता है, टाइटल ऑफ बुक, ब्लड ग्रुप, ठीक है। इस तरह के वेरिएबल्स क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं। यहाँ पॉपुलेशन के पार्ट में एक चीज डेफिनेशन रह गई, वो डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं, पैरामीटर, सही है। पॉपुलेशन के साथ एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं हम पैरामीटर की। पैरामीटर होता क्या है? A parameter is a number that describes the population. It is a fixed number, but in practice we do not know its value. ठीक है, ये पैरामीटर की डेफिनेशन होती है। मैं आपको पैरामीटर की डेफिनेशन लिख देता हूं। नाउ पैरा पैरामीटर are numbers that summarize data for an entire population, for an entire population। ठीक है भाई। और या आप एक और लिख सकते हैं डेफिनेशन इसके साथ साथ, और
parameter is a descriptive measure computed from an entire population of data। ठीक है, तो ये चीज पैरामीटर थी, पैरामीटर रह गई थी, तो पैरामीटर मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है। नाउ आगे बात करते हैं डेटा। डेटा कितने तरीके के होते हैं हमारे पास? डेटा दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। व्हाट इज प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि आप कलेक्ट करते हो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। जो फर्स्ट हैंडेडली डेटा होता है वो प्राइमरी डेटा होता है। सही है, फर्स्ट हैंडेडली जो डेटा होता है वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। सैंपल सर्वे किया आपने, प्रोवाइड प्राइमरी डेटा ऑन एटीट्यूड्स, फीलिंग, बिलीफ, पोस्ट एंड इंटेंडेड बिहेवियर, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर डिस्क्रिप्टिव आइटम। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू आपने डाटा कलेक्ट करा, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए था। सही है, आपने सर्वे सैंपल सर्वे किया, उसके अंदर लोगों का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ले लेते हैं, उसने आपको उसकी जो एटीट्यूड था, फीलिंग थी, बिलीव्स थी, पोस्ट थी, उसका जो बिहेवियर था, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो वो आपने देखे, तो वो आपके लिए प्राइमरी डाटा था। फिर आपने किसी और से डिस्कस किया उसके बारे में, तो वो फिर डाटा सेकेंडरी हो गया। तो फर्स्ट हैंडेडली डाटा जो होता है, जैसे मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट के जरिए आपने कोई एक नई चीज़ दरियाफ्त की, तो वो जब आपके पास था तो वो प्राइमरी डाटा था। जैसे कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड सो ऑन। तो प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, सेकेंड हैंडली डाटा होता है, वो कहाँ से कलेक्ट होता है? न्यूज़पेपर से, टेलीविजन पे न्यूज़ वगैरह से जो कलेक्शन होती है वो सेकेंडरी डाटा होती है। कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। सही है, इसके अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन में कहता है, सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को हमारी स्टडी टेक्स्ट कवर अप कर रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने डिस्कस कर ली, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा इज टर्म दैट रेफर्स टू फैक्ट्स, इट मस्ट बी टर्न इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा जो होता है वो फैक्ट्स होते हैं, वो डाटा जो टर्म है वो सिर्फ फैक्ट्स हैं। इट मस्ट बी टर्न इनटू इंफॉर्मेशन, वो कब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है? इन ऑर्डर फॉर इट बिकम यूजफुल, जब वो यूजफुल हो। इंफॉर्मेशन इज ड्राइव फ्रॉम फैक्ट दैट हैव बीन प्रोसेस्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड एनालाइज। इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो ड्राइव होती है किससे? फैक्ट से, जब वो फैक्ट प्रोसेस्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो और एनालाइज्ड हो। क्वालिटी ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन क्या होती है भाई? इन ऑर्डर टू यूजफुल इंफॉर्मेशन शुड बी, तो अगर इंफॉर्मेशन, गुड इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो। सही है, कि मैं कहता हूँ कि गुड इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जो इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी कंप्लीट हो, जिसके अंदर पूरी मालूमात मौजूद हो, रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट हो। सही है, रेलेवेंट हो, ख़ास हो, और सिग्निफिकेंट हो कि उसमें सच्चाई हो। सही है, ऐसा नहीं उड़ी उड़ी आपने आके बता दी। सही है, तो रेलेवेंट हो और उसके अंदर वो करेक्ट हो, टाइमली आ जाए। सही है, ऐसा नहीं एक बात है वो सबको पता भी चल गई है, आप आके आज मुझे बता रहे हो 6 दिन बाद, तो टाइमली आए तो वो इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल होती है। एज डिटेल एज रिक्वायर्ड, उसके अंदर वो सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो डिटेल रिक्वायर्ड हो। सही है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? गुड इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडेबल हो, समझ आ रही हो, ऐसे नहीं उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन पकड़ के लिया है तस्वीरें देख के, समझ ही नहीं आ रही बात। सही है, कम्युनिकेटेड वी एन अप्रोप्रिएट चैनल टू द राइट पर्सन, और जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन आई हो वो कोई ऐसे ही चढ़ी मार ना हो। सही है, कोई ऑथेंटिक बंदा हो या ऑथेंटिक चैनल के थ्रू, किसी के थ्रू आपको वो इंफॉर्मेशन मिली हो। Different types of data, a lots of the work in statistics involve collecting and analyzing data। बहुत वर्क किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर,
डाटा को कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज। डाटा कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट्स ईच रिकॉर्डिंग अ वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। नाउ फिर उसके बाद वेरिएबल की डेफिनेशन है। वेरिएबल हमने डिस्कस कर लिए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं। दो टाइप के वेरिएबल थे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन से वेरिएबल थे? जो कि काउंटेबल और मेजरेबल हैं, जिनको न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल वो थे जिनको न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। सही है, नंबर्स में ना तो ये काउंटेबल होते हैं ना ये मेजरेबल होते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। सही है। डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल दो तरह के होते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं? जो कि मेजरेबल होते हैं। ठीक है, फिर डाटा की बात आ जाती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्टेड स्पेसिफाइड कलेक्टेड स्पेसिफिकली फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन हैंड। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? जो कि आपने फॉर थ्रू आपने आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी उधर आपने या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके थ्रू आपने डिटेल जो ली, वो प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा रेलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन बट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर सम अदर पर्पस। सही है। आपका सेकेंडरी डाटा क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपने इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन तो आई, बस पहले ही कलेक्ट कर ली गई थी किसी और पर्पस के लिए, जो कि पब्लिश हो चुकी है, उसके स्टैट्स मौजूद हैं। सही है। इसके बाद आ जाती है रॉ डाटा और एग्रीगेटेड डाटा। सही है। रॉ डाटा कौन सा होता है? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। रॉ डाटा रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग इंक्वायरीज और अ सेंसस। अनग्रुप डाटा जो होता है वो रॉ डाटा होता है। एग्रीगेटेड डाटा होता है जिस डाटा को हम रॉ डाटा को क्लासीफाइड करते हैं, समराइज करते हैं, वो डाटा फिर ग्रुप डाटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। पॉपुलेशन एंड सैंपल डाटा। पॉपुलेशन आपको बताया कि पूरी टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो होती है वो पॉपुलेशन होती है। डाटा रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एवरी नंबर ऑफ अ पॉपुलेशन बीइंग एनी स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट। सैंपल where a large number of population is involved, only a selection is chosen by random selected to be investigated। क्या मैंने एग्जांपल दी थी भाई, पेप्सी की फैक्ट्री के गए, थाउजेंड्स ऑफ केस थे, हमने जगह जगह से थोड़े थोड़े से कलेक्शन करी वो से सैंपल और उसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन करी। डाटा कलेक्ट करने, डाटा कहाँ से कलेक्ट होता है? देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू कलेक्टिंग डाटा, सम सर्वेज मेथड एंड देयर लिमिटेशन। सर्वेज मेथड, पोस्टल क्वेश्चनियर के थ्रू डाटा कलेक्शन होती है, लेकिन पोस्टल को ये जो पोस्टल क्वेश्चनियर होती है उसका रिस्पांस जो होता है वो या तो बहुत ही स्लो रिस्पांस होता है, कोई उसका रिस्पांस देता है कोई नहीं देता। सही है। National census participation might be a legal requirement, but it generates a huge volume of data which can take a long time to process. पर्सनल इंटरव्यू करने में अगर डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। नीड स्किल इंटरव्यूअर्स। सही है, उसके लिए एक ऐसा इंटरव्यूअर रिक्वायर्ड होता है जो कि जिसके अंदर स्किल्स मौजूद हो। टेलीफोन इंटरव्यू, रिस्पोंडेंट में रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। आप किसी को टेलीफोन करके उसके बारे में डाटा उसके बारे में बात पूछना चाहते हो तो वो आपको रिफ्यूज कर देता है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। डाटा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लिमिटेड टू काउंटिंग एंड मेजरिंग। सही है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा के कुछ मेथड थे। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा के मेथड थे। नाउ अब हम मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। किस तरह, ये थोड़ी सी थ्योरी हमने डिस्कस करी इस चैप्टर की। नाउ हम कैसे इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे फॉर्म करते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का तरीक़ेकार तो मैं भी आपको बताता हूँ किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन जो होता है उसमें कुछ इस तरह का डाटा गिवन होता है, नंबर्स गिवन होते हैं। ये इस तरह का डाटा जो होता है इसको कहते हैं रॉ डाटा। इसको क्या कहते हैं? ये रॉ डाटा कहलाता है। सही है, इसका रॉ डाटा कहलाता है। इसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के आप रॉ डाटा को कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के अंदर। सही है। इधर जो आपको कह रहा है प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ऑफ सैंपल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 हाउसहोल्ड टेकन फ्रॉम द फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ सर्वे इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद 9 क्लासेस। सही है। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं यहाँ। तीन चीज़ें क्या क्या होती हैं? एक चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है रेंज।
सेकेंडली हमें साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और थर्ड चीज हमें रिक्वायर्ड होती है नंबर ऑफ, ये सी आई का मतलब है क्लास इंटरवल। व्हाट इज दिस सी आई? क्लास इंटरवल। सही है। ठीक है, ये आपको डेटा 40 का दिया हुआ है। रेंज निकालने के लिए रेंज का फार्मूला होता है सबसे पहले मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज कैसे निकलती है? मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें। सही है। सबसे पहले आप रेंज निकालें, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको इसके अंदर डाटा के अंदर क्या दिख रही है? अगर मैं देखता हूँ इस डाटा को तो मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर जो दिख रही है 800 दिख रही है। ये 800 मुझे सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है इसके अंदर। 800 से बड़ी वैल्यू इस डाटा के अंदर मौजूद नहीं है। तो रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे पता चल गई 800 है। मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं। वन वन जीरो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है। तो 800 माइनस 110 करेंगे तो हमारी रेंज निकल के आ जाएगी। सही है। सबसे पहले मैंने रेंज निकाली, 85 थी। सही है। सबसे छोटी वैल्यू डाटा में कितनी मौजूद थी? वो 85 थी। सबसे बड़ी वैल्यू तो ये रही 800, और सबसे छोटी वैल्यू डाटा के अंदर हम देखते हैं तो ये रही 85। सही है। तो 100 आपने क्या किया, 800 में से 85 को माइनस कर दिया तो आपके पास रेंज निकल के आ गई ना। आपको नंबर ऑफ क्लासेस सवाल में गिवन थी, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है? फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 9 नंबर ऑफ क्लासेस। यहाँ गिवन है 9 क्लासेस विद क्लास इंटरवल डाटा ऑफ साइज। आपको साइज भी गिवन है, यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस भी गिवन है। ये नंबर ऑफ क्लासेस दिया हुआ, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, और ये 100 का साइज ऑफ क्लास इंटरवल भी गिवन है। ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस भी गिवन है, साइज ऑफ क्लासेस भी गिवन है। ठीक है। नाउ हम सवाल रेंज हमने निकाल रही, रेंज हमारी आ गई 75। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकाला, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 9 गिवन था। साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमें 100 गिवन था। नाउ सबसे छोटी वैल्यू कितनी थी? 85। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर हमारी तीन चीजें बनती हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर हमारी जो चीज़ें बनती हैं वो तीन कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम होता है क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल जिसको मैंने सी आई का नाम बोला। दूसरा कॉलम होता है टैली मार्क, और तीसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी। सही है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपके पास? 85। सही है। 85 की राउंडेड वैल्यू ले लें। सही है। और आप 100 के साइज से बना दें। फॉर सपोज मैं 85 की राउंडेड वैल्यू ले लेता हूँ। मैंने पहली इंटरवल बना दी 80 से, 80 राउंडेड वैल्यू थी, 80 से 179। 80 से 180 क्यों नहीं बनाया? 80 से 179 तक का ही साइज 80 में, अगर मैं 80 में 100 प्लस करूं तो वो 180 होता है। लेकिन हमें 100 प्लस नहीं करना, क्योंकि 80 भी एक वैल्यू इंक्लूड है। तो ये एक वैल्यू और ये 100 वैल्यू, तो ये 101 वैल्यूज आ जाएंगी। 80 भी इंक्लूड है। अगर आप फिंगर टिप्स में गिनेंगे तो ये 179 पे जाके 80 से 179 जो होगा वो 100 का डाटा है। सही है। दूसरी स्टार्ट जो होगी 182, दूसरी जो स्टार्ट होगी वो 180 से। दूसरा तरीका कार क्या होता है, आपने पहली बनाई, आपने फर्स्ट राउंडेड वैल्यू से बनाई, ये भी आप कर सकते थे 80 से 179। इसके बाद इसमें प्लस करते जाओ 100, इधर भी 100 प्लस करते जाओ, इधर भी 279, 379। कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है? 9।
479, 579, 679, 779, 779 कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 879, 979। सही है। इधर भी आपने 100 प्लस किया। इधर ये जो क्लास इंटरवल कहलाती है, इस तरफ वाली LCI, इस तरफ वाली UCI। ये माइनस नहीं है, 80 से लेके 179 तक 100 का साइज है। और साइज निकालते हैं इधर में से, इसको माइनस कर दो, ये 180, सही है, 280, 100 प्लस करता जा रहा हूँ, 380। इस तरह से आपकी क्लास इंटरवल बन गई। सही है। दूसरा तरीकेकार इसका बनाने का ये होता कि 85 भी एक राउंडेड वैल्यू है। या तो आप 80 से स्टार्ट कर सकते थे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको राउंडेड वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना, वैसे तो स्टैंडर्ड ये होता है कि आप राउंडेड वैल्यू से स्टार्ट करें। सही है। अगर आपको राउंडेड वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना तो फिर आप 85 से स्टार्ट करें। 85 में 100 प्लस किया 185, तो यहाँ 180 एक कम कर दें क्योंकि 85 भी एक वैल्यू है, 184। दूसरी 185 से 284, तीसरी 285 से 384। सही है। एक तो ये चीज हो गई। इस तरह से क्लास इंटरवल बनती है। अब इन दोनों क्लास इंटरवल की UCI और LCI के ये 184 पे खत्म हो रही है और 185 से शुरू हो रही है। ये डाटा कहलाता है डिस्क्रीट डाटा। अगर फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से शुरू हो रही है, तो ये कहलाता है कंटिन्यूस डाटा। सही है। और ये कौन सा डाटा कहलाता है? डिस्क्रीट डाटा। जो ख़त्म होता है उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है, वो कहलाता है डिस्क्रीट डाटा। नाउ अब हम चलते हैं किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है उसकी तरफ। ये तीनों चीज़ें आपने रेंज निकाल ली, नंबर ऑफ क्लासेस, साइज ऑफ क्लासेस आपको गिवन था। सही है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सबसे पहले क्लास इंटरवल, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी। सही है। मैंने फर्स्ट राउंडेड वैल्यू से बनाया हुआ। इधर 80 से मैं बना के दिखा रहा था, 85 से भी बना के दिखा रहा था, 1 से भी बन सकता है कि अगर हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 800 थी तो 80, तो मैंने 1 से 100, 101 से 200 राउंडेड वैल्यू से बनाना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब 1 से 100 के दरमियान डाटा के अंदर कितनी वैल्यूज आ रही हैं? देखें, 1 से 100 के दरमियान डाटा के अंदर कितनी वैल्यू आ रही है? 1 से 100 में एक 85 आ रही है, ये मैंने डाटा देखा, एक 85 आ रही है और दूसरी 90 आ रही है। तो कितनी कितनी वैल्यूज आ गई? मैं डाटा में आया, मैंने दो लकीरें लगाई, दो लकीरें, और लिख दिया आगे इसकी फ्रीक्वेंसी। 101 से 200 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 101 से 200 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 101 से 200 के दरमियान, 101 से 200 के दरमियान रॉ वाइज देखें, कॉलम वाइज देखें तो बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। 101 से 200 के दरमियान 1 2 3 4 5, ये 85 और 90 पहले इनकी क्लास खत्म हो गई, जो एक बार यूज हो गया वो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा देखें, आप टैली मार्क में कैसे शो करते हैं? 1 2 3 4 5 का एक बंच हो जाता है। जब 4 हो जाए तो पांचवी पे आप सीधी लकीर मार देते हैं। 1 2 3 4, ये 5 बन गई। 6 7 8 9, ये 10 हो गई। 11 12 13 14। सही है। फ्रीक्वेंसी इस तरह शो होगी कि भाई 14 फ्रीक्वेंसी हैं, तो 1 2 3 4, टेलीमार्क ऐसे शो होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सही है। मैं डाटा में जाता हूँ, देखें ये 17 आ रही है। 101 से 200 हमने कहीं गलती की है, तो भाई 101 से 200 अगर मैं और देखता हूँ, हाँ ये 140 मुझसे मिस हो गई थी। ये 200 एक और मिस हो गई थी। सही है। और भी कोई वैल्यू होगी जो कि मैं मिस कर रहा हूँ?
कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 85 के मैं ये वाले बॉक्स बना देता हूँ ताकि इन दोनों में डिफरेंस आ जाए। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, इसकी आ रही है मेरे पास पहले पहले वाले टेलीमार्क की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 आई थी, दूसरे वाले की मेरे पास आ रही है 15 और एक 16। देखें इसके अलावा तो नहीं है ना, 16 के अलावा, तो नीचे गलती हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आ रही हैं भाई अभी तो। सही है। नेक्स्ट गिनते हैं। ये 1 से 100 थी, ये 101 से 200 थी। अब 201 से 300 पे गिनते हैं। 201 से 300, 201 से 300, ये स्टार बना देता हूँ इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी कितनी है? 9। सही है। फिर 301 से 201 से 300 था। 1 2 3 4 3 4 5 6 6 हैं, ये आ रही है 6। सही है। ये आ गई हमारी 6। फिर 301 से 400, 301 से 400, ये आ गई 301 से 400 की। 1 301 से 400, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही है। पहले की आई थी 2, दूसरे की 16, तीसरे की 6, चौथे की 7, पांचवे की 401 से 500, 401 से 500, 401 से 500 की गिन लेते हैं। 401 से 500, 1 2, ये 400 हमारा पिछला मिस हो गया था ब्लू वाला। ये 8 हो रही है, ये 8 है। 401 से 500, 401 से 500 की 431, एक हो गई। 2 3, बस 3 है। 1 2 3। सही है। ये 8 थी। तो फिर 501 से 600 की, 501 से 600 कितनी है? 501 से 600 की, ये पूरी हो गई लाइन, ये पूरी हो गई, ये पूरी हो गई। 501 से 600, 1 2 2 है। 601 से 700, 601 से 700 की लाइन, ये लाइन पूरी हो गई, ये लाइन पूरी हो गई, ये लाइन पूरी हो गई। 601 से 700, 1 2 2 है इसकी भी। और 701 से 800, 800, 701 से 800, एक है। 1, लकीर आ जाएगी 1 0 1 फ्रीक्वेंसी है। और 801 से 900 कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है।
सही है, क्योंकि 9 क्लासेस बनानी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करें, फ्रीक्वेंसी का टोटल 40 आ रहा है कि नहीं। 2 16 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, 36 37 38 39 40। तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 40 आ गया। ठीक है, 40 आ गया। इट मीन्स हमने सही निकाली हैं फ्रीक्वेंसियाँ। ठीक है, 2 16 6 8 3 2 1। तो इधर दो, दो के बाद इधर आ रहा है, ये इधर नहीं है, ये सही है। तो ये जो है दो के बाद हमारे पास ये 2 16 सही है। 2 16 के बाद 6 8 3 2, 6 6 6 8 3 2 2 1 0। सही है, ये टैली मार्क आपकी बन गई। तो यहाँ गलती जो थी वो भी मैंने सुधार दी। ये जो होती है इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो बन रही होती है 1 से लेके 100, तो 1 LCI कहलाती है, ये UCI होती है। सही है, ये डाटा जो है वो डिस्क्रीट डाटा है, क्योंकि 100 पे ख़त्म हो रहा है, 101 से स्टार्ट हो रहा है। तो टैली मार्क आपको और फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ आया। इसके अंदर सोल्यूशन में जो है ना, सबसे पहले डाटा को एरे फॉर्म में भी कन्वर्ट किया हुआ है। एरे फॉर्म का मतलब होता है डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करने में टाइम बहुत लग जाता है। इस वजह से आप बगैर डाटा को कन्वर्ट करे भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, तो मैंने इसलिए डाटा को कन्वर्ट करना आपको नहीं बताया, ये एरे फॉर्म कहलाती है। डाटा को कन्वर्ट करना तो ज़रूरत नहीं थी, तो डाटा को कन्वर्ट भी नहीं करा। सही है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा बन गया। क्लियर है भाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बना। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके अंदर निकाली रेंज। रेंज कैसे निकाली, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर के जरिए। तो डाटा के अंदर सबसे पहले मैक्सिमम नंबर कौन सा था, मैक्सिमम नंबर था डाटा के अंदर आपके पास 800, और मिनिमम नंबर कौन सा था डाटा के अंदर 85। तो आपने सबसे पहले निकाल ली रेंज, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर के जरिए आपने फाइंड आउट करी रेंज। सही है, आपकी रेंज निकल के आ गई। आपको नंबर ऑफ क्लासेस 9 ऑलरेडी गिवन थी, साइज आपको ऑलरेडी गिवन था। सही है, ये नंबर ऑफ रेंज निकाल ली, नंबर ऑफ क्लासेस गिवन थी, साइज गिवन था। आपने 1 से लेके 100 तक बनाया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 80 to 180 बना सकते थे, 80 to 179, 182 बना सकते थे, 85 to 284, 184, 185 to 284, इस तरीके से भी बना सकते थे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ बनाना होता है बस। स्टैंडर्डाइज ये है, फर्स्ट राउंडेड वैल्यू से बनाओ। तो फर्स्ट राउंडेड वैल्यू उसने 100 का गैप था, तो 1 से 100 की बना ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग for the following given data,
ठीक है, फाइंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा फाइंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर देखें आप, डेटा दिया हुआ है, सिर्फ सिर्फ डेटा गिवन है हमारे पास। फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा 25 30 31 37 42 49 56 60 29 13 11 17 9 15 18 23 33 37 42 49 46 51 59 24 67 49 48 28 38 39। पहले तो हमें कह रहा है कोई साइज गिवन नहीं है, कोई नंबर ऑफ क्लासेस गिवन नहीं है, फाइंड मीन भी करना है। मीन क्या होता है? एवरेज होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, मीन मालूम करना आसान है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का भी मीन मालूम कर लेंगे। लेकिन उसने अबव डेटा, ऊपर जो डेटा दिया हुआ है उसका मीन मालूम करने के लिए क्या है, मैं दोनों तरह से मीन निकलवा के दिखाऊंगा आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा से कैसे मीन निकलता है। और ये जो डाटा होता है, इस तरह से वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन जो गिवन है, ये जो डाटा कहलाता है, ये डाटा रॉ डाटा कहलाता है, RAW रॉ डाटा, या उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का AM या मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार का फार्मूला अनग्रुप डाटा पे क्या होता है? सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये अनग्रुप डाटा पे फार्मूला होता है। और ये मीन का फार्मूला ग्रुप डाटा पे होता है। मीन AM से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कभी कभी, अरिथमेटिक मीन, या इसको सिर्फ एक्स के बार या सिर्फ मीन कह के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। एफ एक्स मतलब है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड वैल्यू। जब मैं करवाऊंगा तो मिड वैल्यू भी निकालना सिखाऊंगा। सही है, ग्रुप डाटा का फार्मूला है मीन का। ठीक है भाई, ना मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला काम क्या है हमारा? रेंज निकालना। तो रेंज जो फाइंड आउट करेंगे हम, वो रेंज कैसे निकलेगी? रेंज का फार्मूला, सबसे पहले रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज का फार्मूला, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर, डाटा के अंदर कौन सी है? 60। 60 सर। सबसे बड़ी वैल्यू डाटा के अंदर 67 है। एक के तो बटन थे तो कोई बात नहीं, लेकिन सबके बटन है इसका मुझे पता नहीं था। 67 सबसे बड़ी वैल्यू है डाटा के अंदर, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है डाटा के अंदर? 11। सही है, आप डाटा गौर से देखें। डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 67 सबसे बड़ी वैल्यू है। और सबसे छोटी वैल्यू देखें तो सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या दिखती है डाटा के अंदर? 9। सबसे छोटी वैल्यू आपको डाटा के अंदर क्या दिखती है? 9। 9 से छोटी कोई वैल्यू है? नहीं। सबसे छोटी वैल्यू डाटा के अंदर कौन सी है? 9।
तो 67 माइनस 9, 67 माइनस 9 इज इक्वल टू 58। ये हमारी रेंज आ गई 58। नाउ हमने रेंज मालूम कर ली 58। सिर्फ रेंज जो थी वो हम डाटा से मालूम कर सकते थे, बाकी डाटा में ना तो साइज दिया हुआ है ना नंबर ऑफ क्लासेस दी हुई है। नाउ अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फार्मूला जो होता है, क्लासेस का फार्मूला जो होता है वो होता है 1 + 3.3 log n। नाउ 1 + 3.3 log n। what is n? number of observation। what is n? n is number of observation। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशंस टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 25 26 27 28 29 30। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 30। तो आप अपने कैलकुलेटर में सिंपल डालें, कैलकुलेटर में लिखें 1 + 3.3 ब्रैकेट ओपन। देखें ऑन के बटन के नीचे से बटन नीचे लॉक का बटन है, ऑन के बराबर में मोड है, मोड के बटन के से नीचे वाला बटन लॉक का है। तो लॉग आपने दबाया 30 ब्रैकेट क्लोज, सही है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आई आप लोगों के पास? जल्दी से बताइएगा क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको लॉग यूज करना आया कि नहीं। 5.875 5.875, ठीक है। 5.8745 आ रहा है, 5.8745 ये नंबर है। नंबर जब 8 से 5 से आगे बढ़ गए तो वो उसका एंड कहाँ होगा? 6 पे एंड होगा। ये नंबर है, 1 के बाद 2 आता है, पॉइंट्स में इंटरवल नहीं बनते। तो 5.8 का मतलब है इसको किसके बराबर ले लेंगे? कॉन्ग्रुएंट टू 6। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेंगी भाई? 6 क्लासेस बनेंगी। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेंगी? 6, ठीक है। नंबर्स हैं, 1 के बाद 2 आता है, 1.1 1.2 से क्लासेस नहीं बनती, 1 के बाद 2। तो नंबर ऑफ क्लासेस 1 बनी, 2 बनेंगी, 3 बनेंगी। तो 5 से 5.01 भी होता तो भी 6 ही बनती। तो 6 क्लासेस, सही है। तीसरी चीज जो हमें मालूम करनी है वो क्या है? साइज ऑफ क्लासेस या साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज निकालने का फार्मूला, साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालने का फार्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो रेंज कितनी थी हमारी? 58 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आई? 6। तो 58 डिवाइडेड बाय 6, ये आपकी आ गई 9.66। इसको आपने राउंड ऑफ किया, साइज कितने का लेंगे? 10 का, क्योंकि आपकी वैल्यूज अगर डेसिमल में होती 25, ये आपकी वैल्यूज डेसिमल में नहीं है, ये इंटीजर्स हैं, सही है। आपकी वैल्यूज जो हैं वो पूरी पूरी वैल्यूज हैं, सही है। 25 26 27, इसमें पॉइंट्स मौजूद नहीं है, तो आप साइज में भी पॉइंट्स नहीं लेंगे। आपका साइज कितना हो जाएगा? 9.66 था। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल को राउंड करते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस आपकी अगर 5 से एग्जिट कर गई तो वो 6 पाएंगी, चाहे 5.011 ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। नाउ आपके पास अब तीनों चीजें आ गई, फ्रीक्वेंसी, रेंज आ गई, नंबर ऑफ क्लासेस आ गया, साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ गया। नाउ हम अब अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ना हमारी पहली रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे 3। सही है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सही है, कॉलम बना लेते हैं हम। पहला कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम बनाया। सही है ना, पहला कॉलम हमने बनाया क्लास इंटरवल CI। सही है, क्लास इंटरवल। दूसरा टेलीमार्क और तीसरा कॉलम बनाया फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हम जरा बनाते हैं इसकी इंटरवल्स कैसे बनेगी। ये वाला सीन, इंटरवल्स कैसे बनेंगी। सही है, सबसे छोटी वैल्यू हमारी 9 है और सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कितनी है 67। सही है, अगर 67 अगर मैं साइज 1 से बनाता हूँ, अगर मैं 1 से बना देता हूँ, 1 से 59, साइज मेरा कितना है 10 का, तो मैं अगर 1 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59, तो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। अगर मैं फिर दूसरी 1 वाली राउंडेड वैल्यू मेरे लिए काम की नहीं है और फर्स्ट राउंडेड वैल्यू से बनाते हैं। अगर फर्स्ट राउंडेड वैल्यू काम की नहीं होती तो 5 से चेक कर लेते हैं, 5 वाली भी काम की नहीं है। सही है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी सबसे छोटी वैल्यू से बनाता हूँ ताकि मेरे इंटरवल्स उसके अंदर आ जाएं। तो मैं उसकी वैल्यू से बनाता हूँ ताकि मेरे इंटरवल्स उसके अंदर आ जाएं। सही है ना, तो मैंने डायरेक्ट, आप 9 से भी बना सकते हैं। सही है ना, तो अब मैं इंटरवल्स बनाना जो शुरू करता हूँ, वो इंटरवल्स बनाना मैं शुरू कर रहा हूँ। किससे मैं शुरू कर रहा हूँ भाई, आपने अगर, मैं बनाता हूँ इंटरवल्स, अपने इंटरवल्स अगर मैं 1 से 10 बनाता हूँ। सही है, 1 से 10, 11 से 20, तो वो 60 पे जाके 6 क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगे। 6 क्लासेस के अंदर वो आ नहीं रहे। रूल कहता है अगर आपका बड़ा नंबर आपकी क्लासेस में नहीं आ रहा तो आप एक एक्स्ट्रा और बना लो, लेकिन हम उसके अंदर लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम सबसे छोटी वैल्यू से बनाएं, सबसे छोटी वैल्यू मेरी 9 है, 9 से 10 का साइज लिया तो फिंगर टिप से 10 गिन सकते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 9 से लेके 18 तक का साइज जो है वो कितना है, 10 का डिफरेंस है। आप अपनी फिंगर्स पे गिन लें, 9 और 18 दोनों इंक्लूड हैं। अगर आप गिने तो 10 का साइज आएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब आप इसमें भी 10 प्लस करते जाएं। 9 में 10 प्लस किया 19, 28। सही है, इधर 38, इधर 48, इधर 58 और इधर 38, 48, 58, 68। 6 बन गई मेरी। इधर मैंने 10 प्लस किया 19 के बाद 29, 29 में 10 प्लस किया 39, 39 में 10 प्लस किया 49 और 49 में 10 प्लस किया 59। सही है, अगर मैंने 9 से शुरू किया और 10 का गैप, ये जो आपका ये होता है हाइट, इधर से पता चल जाती है, हाइट भी कहते हैं इसको, 10 साइज को हाइट भी कहते हैं। सही है, ये साइज आपका 10 का था और नंबर ऑफ क्लासेस 6 के अंदर आपके सबसे छोटे से आ गया। अब 9 से लेके 18 तक टैली मार्क कितनी आ रही है वो देख लेंगे।
9 से 18 तक। अगर आप देखें, मैं 9 से 18 लेता हूँ तो पहली वैल्यू क्या आ गई, कॉलम वाइज देखता हूँ, 9 से 18, 1 2 3 4 5 6 9 से 18 मेरे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 6। सही है, मैं अपनी टैली मार्क में जाके बना देता हूँ, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 आ गई। सही है, देन आपकी क्या आ रही है, 19 टू, दूसरी क्या है, 19 टू 28। अब मैं 19 टू 28 में बनाता हूँ, 19 टू 28। सही है, 1 2 3 4, 19 टू 28 मेरी वैल्यूज कितनी आई, 4, 1 2 3 4। ठीक है, 29 टू 38, 29 टू 38, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं। 29 टू 38 कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, 39 टू 48, 39 टू 48, 39 टू 48, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं। मैं डाटा में आया, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं। सही है, इसके बाद 49 टू 58, 49 टू 58, 49 टू 58, 1 2 3 4 5, 49 टू 58 कितनी वैल्यूज हैं, 5। मैं डाटा में आया, 1 2 3 4 5। और फिर 59 टू 68, 59 टू 68, 59 टू 68, 1 2 3, 3 वैल्यूज हैं। सही है, तो ये आपकी आ गई 3, ये आपकी वैल्यू आ गई 1 2 3। आप इसका टोटल जो करेंगे उसको, ये जो टेढ़ा m लिखा हुआ है ये समीशन का साइन होता है, समीशन ऑफ f। 6 4 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30। यही आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज थी। यहाँ आपने नंबर ऑफ वैल्यूज निकाली थी। जो पिंक वाला थोड़ा सा अजीब सा नंबर लग रहा है, तो पिंक वाले को मैं कोई और कलर मार देता हूँ। देखिए, नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी कितनी थी, आपने लॉग एन के लिए गिनी हुई थी, वैल्यूज कितनी थी, 30। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका बन गया। सेकंड रिक्वायरमेंट थी मीन ऑफ द अबव डाटा। सही है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने कर ली, मीन ऑफ द अबव डाटा। तो रॉ डाटा का मीन उसने पूछा था। सही है, मीन ऑफ रॉ डाटा।
रॉ डाटा का मीन निकालते हैं। सही है, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। मीन का मैंने बताया, मीन की रिप्रेजेंटेशन आप कैसे दे सकते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? ये आपके पास ऑब्जर्वेशन दी हुई, इन सबका सम करें, देखिए बताइए कितना आया। कैसे सम होगा? 25 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 67 प्लस 30 प्लस 13 प्लस 37 प्लस 49 प्लस 31 प्लस 11 प्लस 42 प्लस 48 प्लस 37 प्लस 17 प्लस 49 प्लस 28 प्लस 42 प्लस 9 प्लस 46 प्लस 38 प्लस 49 प्लस 15 प्लस 51 प्लस 39 प्लस 56 प्लस 18 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 23 प्लस 24। तो इन सब का टोटल करें, बताइए मुझे कितना आया। इन सब का टोटल जो आ रहा है वो मेरे पास तो एक वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो कितना आ रहा है। बिल्कुल ठीक, 1075। ठीक है, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। आपका यहाँ मीन आ गया 1075 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको कितना पता है? 30। तो मीन देखिए, मीन क्या निकल के आ गया? 1075 डिवाइडेड बाय 30। आपका मीन का आंसर आ गया 35.8, 35.8, 35.883। ये आपका मीन का आंसर आ गया। ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब मैंने कहा था आपको मैं मीन ऑफ दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा भी निकालना सिखाऊंगा। सही है, मीन ऑफ दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के मीन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक चीज होती है मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। मिड पॉइंट या मिड वैल्यू जो कि होती है एक्स, और एक चीज होती है एफ एक्स। एफ एक्स की जरूरत होती है। एफ एक्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड वैल्यू। सही है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। अब ये मिड वैल्यू किसकी होती है? ये मिड वैल्यू क्लास इंटरवल की होती है। अगर मैं पहली मिड वैल्यू निकालना चाहूँ x1 की 9 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली 9 प्लस 18 को पहले प्लस करते हैं फिर डिवाइडेड बाय 2 होता है। क्योंकि 9 प्लस, अगर आप कैलकुलेटर में इस तरह लिख देंगे 9 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, तो कैलकुलेटर चलता है बॉड मास पे, और वो बॉड मास पे 18 डिवाइडेड बाय 2। सही है,
तो बॉड मास पे 18 डिवाइडेड बाय 2 को पहले कर देगा, क्योंकि डिवाइड पहले आता है, फिर 9 + 9 वो आंसर दे देगा 18। सही है। और ऐसे आप जब करेंगे 9 + 18 डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेटर में ब्रैकेट यूज करके, तो 9 + 18 कितना होता है 27 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 13.5। तो पहली मिड वैल्यू आपकी आ गई 13.5। दूसरी मिड वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरी मिड वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x2 = 19 + 28 इसका टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो 19 + 28 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ गई 26.5 23.5 23.5। सही है। तो आप हर सारी मिड वैल्यू नहीं निकालते, आप बस एक पहली मिड वैल्यू मालूम करते हैं। पहली मिड वैल्यू आपकी क्या आई थी 13.5। आपको आपकी हाइट पता होनी चाहिए। आपकी हाइट कितनी है 19 से 9 से 19 10 की हाइट है। आप 10 10 इसमें प्लस करते हुए चले जाएं। सही है। तो आपका निकल जाएगा। अगली क्या हो जाएगी 33.5, फिर उसके अगली 43.5, फिर 53.5 और फिर 63.5। प्लस हाइट को प्लस करते हुए जाएंगे 10, आपकी मिड वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड वैल्यू fx। अब fx की वैल्यू कितनी निकली 13.5 मल्टीप्लाई बाय 6 81, 4 मल्टीप्लाई बाय 23.5 94, 7 मल्टीप्लाई बाय 33.5, 7 मल्टीप्लाई बाय 33.5 234.5, 5 मल्टीप्लाई बाय 43.5 217.5, 7 मल्टीप्लाई बाय 53.5 267.5, 3 मल्टीप्लाई बाय 63.5 190.5। सही है। आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट करी। इधर से जो आप टोटल लेके आएंगे वो टोटल इन वैल्यूज को सम करके सम ऑफ एफ एक्स आएगा। वो वैल्यू सम ऑफ एफ एक्स आएगा टोटल। सही है। टोटल निकालिए, टोटल कितना आ रहा है आई एम वेटिंग। बिल्कुल 1085 1085 आ रहा है हमारा ये टोटल। नाउ मीन का फार्मूला, मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा।
mean is equal to sum of fx divided by sum of f. सम ऑफ एफ एक्स आया 1085 डिवाइडेड बाय 30, ये आपका आ गया 1085 डिवाइडेड बाय 30, 36.16, 36.16। नॉर्मली बहुत करीब करीब या सेम आता है, जब पॉइंट्स की वैल्यूज आ जाती हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है, लेकिन बहुत करीब करीब आता है। अगर मैं दोनों को राउंड ऑफ करता हूं तो दोनों 36 पे राउंड ऑफ हो जाएंगे। 35.83 का राउंड ऑफ करता हूं 36, और 36.16 का राउंड ऑफ करता हूं तब भी 36। नाउ एक बार हम अपनी फ्रीक्वेंसी का जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी उनका टोटल वापस से करके देख लेते हैं कि वो 1075 ही आ रहा है या 1085 आ रहा है। एक बार टोटल चेक करके देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं इधर डाटा में आया, डाटा में मैंने वैल्यूज का टोटल 25 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 29 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 46 प्लस 51 प्लस 59 प्लस 24 प्लस 67 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 39, इट्स 1075 ही। दोनों को राउंड ऑफ करेंगे तो दोनों का राउंड ऑफ आंसर जो आ जाएगा वो 36 ही आएगा। सही है। इसको अगर मैं राउंडेड करता हूँ, इसको मैं अगर राउंड करता हूँ तो ये भी 36 है, और इसको भी राउंड आउट करता हूँ तो ये भी 36 है, ठीक है ना। तो राउंडेड आंसर दोनों का 36 ही है। क्लियर है भाई ये। इसके बाद वाला सवाल है उसका असल में बेसिकली इसका रॉ डाटा है 40 वैल्यूज का। सही है। इसकी रेंज, इसका डाटा तो मतलब मैंने नहीं शो करा हुआ, लेकिन इसको समझने के लिए इसकी रेंज मौजूद है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मौजूद है, इसकी क्लास इंटरवल मैंने बनाई है। सही है। 54 से 103। ये सिर्फ सवाल देखने का है कि भाई इस तरह होता है। फिर इसके अंदर मेन चीज़ है मिड वैल्यू निकालना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन निकालना। सही है। इस सवाल के अंदर मेन चीज़ ये थी। अच्छा, मिड वैल्यू निकालना मैंने सिखा दी, मिड वैल्यू निकालना मैंने सिखा दी। सही है। दोनों क्लास इंटरवल को प्लस किया, पहली मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों क्लास इंटरवल प्लस किया, 54 प्लस 107, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखें या इन दोनों का आंसर निकालें, डिवाइडेड बाय 2। पहली आ जाएगी 80.5। दूसरी निकालने के लिए आप इनका साइज निकाल लें, 108 में से माइनस करें 54 तो साइज पता चल जाएगा। 108 में से माइनस करें 54 तो आपको साइज पता चल गया। इसका साइज कितना है 54 का, साइज कितना है इसका 54 का साइज है। तो आप मिड वैल्यू में 80.5 पहली आ गई, 80.5 में प्लस करें 54 तो सेकंड आ जाएगी 134.5। सही है। 134.5 में प्लस करा 54, तीसरी आ गई 188.5। सही है। चौथी लाने के लिए इसमें 54 प्लस करेंगे तो चौथी निकल के आ जाएगी 242.5। फिर इसमें प्लस किया 54 तो ये आपकी आ गई 296.5। फिर इसमें प्लस किया 54 तो ये आ गया 350.5। फिर इसमें प्लस किया 54 तो ये आपकी आ गई 404.5। फिर इसमें प्लस किया 54 तो आपका ये शॉर्टकट मेथड होता है मिड वैल्यू का, आप हर जगह नहीं करते। 458.5 आप भले चेक करने के लिए ऐड करके देखें 378
प्लस 4, आखिरी वाली ऐड करके देखें कैलकुलेटर में, 378 प्लस 431 इजिकल टू दबाया, आंसर आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर वही आएगा 378 प्लस, ये क्या ज़्यादा निकाल दी क्या मैंने, कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये एक ज़्यादा लिख दी मैंने, सही है, ये एक ज़्यादा लिख दी थी मैंने, ये इसकी मिड वैल्यू ये है, ये वाली इंटरवल की मिड वैल्यू ये है, ये वाली इंटरवल की मिड वैल्यू ये है, और ये वाली इंटरवल की मिड वैल्यू ये है, ठीक है। जी सर। सही है, आप एंड वाली ऐड करके भी देख लें तो मिड वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने पहले भी बताया, फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 40, सही है, इसका टोटल 1 आता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है आपको, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर है, सही है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कैसे बनती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन देख लें जरा। पहली फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ही लिख देते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी मैंने 5 ऐसे ही लिख दी, 5 में 21 प्लस किया कितनी हो गई 26, 26 में पहली फ्रीक्वेंसी मैंने 5 ऐसे ही लिख दी, 5 में 21 दूसरी वाली ऐड की 26, 26 में 8 प्लस किया 34, 34 में 1 प्लस किया 35, 35 में 2 प्लस किया 37, 37 में 0 प्लस किया 37, 37 में 3 प्लस किया 40। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो लास्ट में आएगा सबसे, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कहलाती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कहलाती है, सही है। मोर देन कैसे निकालते हैं, मोर देन सबसे लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं, सबसे लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, 3 में 0 प्लस किया 3, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 1 प्लस किया 6, 6 में 8 प्लस किया 14, 14 में 21 प्लस किया 35, और 35 में 5 प्लस किया 40, ठीक है, ये मोर देन बन गई, ठीक है। लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी समझ आई, मोर देन नीचे से ऊपर जाएगी, मोर देन नीचे से ऊपर जाएगी, और लेस देन नीचे से ऊपर जाएगी। सही है। फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्रीक्वेंसी वापस से बताता हूँ, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसी लिख दी 5, 5 में 21 प्लस किया 26, 26 में 8 प्लस किया 34, 31 में 1 प्लस किया 35, 35 में 2 प्लस किया 37, 35 37 में 0 प्लस किया 37, 37 में 3 प्लस किया 40। मोर देन कैसे बनाई, 3 ऐसे ही लिख दी, 3 में 0 प्लस किया 3, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्लास मिड पॉइंट में क्या किया, दोनों मिड वैल्यू को प्लस किया, 54 प्लस 107 डिवाइडेड बाय 2 80.5 आ गया। हमने इसके दरमियान की हाइट देखी, हाइट कितनी थी 54, 54 प्लस करते हुए चले गए, जब 54 प्लस करते हुए जाएंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, आपको बार बार फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो ये काम था, ये काम हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद वाले सवाल में आपको डाटा जो गिवन है वो डाटा जो आपको गिवन है वो पॉइंट्स वाला डाटा गिवन है। आपको क्या क्या काम करने के लिए कह रहा है, 100 वैल्यू पॉइंट्स वाली गिवन है, क्या क्या वैल्यू क्या क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 इक्वल इंटरवल्स यूजिंग 10 इक्वल इंटरवल्स, मतलब 10 जो है नंबर ऑफ क्लासेस बता रहा है, 10 इक्वल इंटरवल्स मतलब है 10 नंबर ऑफ क्लासेस बता रहा है, साइज नहीं दे रहा। साइज के लिए रेंज निकालनी पड़ेगी हमें सबसे पहले, तो मैंने फिर मिड पॉइंट ऑफ क्लास बाउंड्री भी निकालनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्यूमुलेटिव। सबसे पहले मैंने रेंज निकाली, रेंज क्या थी 9.3 माइनस 4.6, सबसे बड़ा नंबर 9.3 था, सबसे छोटा नंबर 4.6 था, तो 4.7 की रेंज आ गई। नंबर ऑफ क्लासेस दी हुई है 10। साइज निकालने के लिए फार्मूला यूज किया, साइज ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल, 4.7 डिवाइडेड बाय 10 किया, 0.5 का साइज आ गया,
आप करके देखें, 4.7 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे कैलकुलेटर में, आपके पास आएगा 0.47। पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट नहीं है। डाटा देखेंगे, डाटा के अंदर पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट का डाटा है। डाटा 6 पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट का डाटा है, 2 डिजिट का नहीं है, तो 1 डिजिट में राउंड ऑफ किया, 0.5 का साइज ले लिया। नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना शुरू किया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आपके पास 3 कॉलम होते हैं, क्लास इंटरवल, टेली मार्क, फ्रीक्वेंसी। सही है। क्लास इंटरवल कैसे बनेगी? सबसे छोटा नंबर क्या है? 4.6। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आपका जो पॉइंट है वो भूल जाएं, तो सबसे छोटा नंबर आपको अगर पॉइंट बीच का भूल जाएंगे तो 46 दिखेगा। 46 राउंडेड नंबर नहीं है, 45 से बना देते हैं। पहला नंबर मैंने ले लिया कि भाई थोड़ा गैप देगा, 45 से कहाँ तक के कितना साइज है। साइज मैंने देखा, अपना साइज कितना निकला था, साइज 0.5 का। थोड़ी देर के लिए भूल गया तो मैं पॉइंट को, तो ये 5 का साइज दिखा मुझे। सही है। तो 45 में 45, 46, 47, 48, 49, तो पहली बनी 45 से 49। सही है। अब 5 प्लस करता गया, 50, 55, 60, 65। देखें 10 क्लासेस बनानी है मुझे। 45, इसके बाद 50, 55, 60, 65, 70, 1 2 3 4 5 6, 75, 80, 85, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90। सही है। इधर भी प्लस करता हुआ गया, 5 49 प्लस 5 54, 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94। अब 9, अब बीच में भले पॉइंट डाल दो। थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल गए थे, अब पॉइंट आपने ऐड कर दिया, पॉइंट आपकी खुद ही बन गई। अगर आप पॉइंट को भूलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, वरना पॉइंट के साथ आपको ऐड करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। सही है। अब आपने बीच में पॉइंट डाल दिया। सही है। अब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वैल्यूज ढूंढ लेंगे। फॉर सपोज आपको पहली वैल्यू है 4.5 से 4.9। 4.5 से 4.9 ढूंढने के लिए 4.5 से 4.9, 1, 2, 3, 3 वैल्यूज हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आ गई? 4.5 से 4.9 की मैंने देखी। 4.5 से 4.9 के दरमियान मेरी वैल्यूज कितनी आ रही हैं? 3 आ रही हैं। सही है भाई। तो मैंने पहली मार्क 1 2 3 ये 3 ले ली। सही है। 5.4 से 5. फिर आप इसको ढूंढते जाएंगे तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी जब बन जाएगी तो आप इससे टैली कर सकते हैं। नहीं, इधर फ्रीक्वेंसी नहीं ये बनी हुई। 3, पहली 3 आएगी, दूसरी 6। देखें 4.5 से 4.9, पहली 3, दूसरी 6, तीसरी से, चौथी 7, फिर 11, फिर 13, 16, 22, 12, 4। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसके अंदर आपको बनाना पहले वाली रिक्वायरमेंट होमवर्क है। सही है। दूसरी फाइंड मिड पॉइंट्स, ये भी होमवर्क है। क्लास बाउंड्री मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बता चुका है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो कौन सी बनानी है? लेस देन भी बनानी है और मोर देन भी बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका होमवर्क है। ठीक है। इसके बाद क्लास बाउंड्री कैसे बनती है? क्लास बाउंड्री इस तरीके से बनती है, अगर यहाँ मैं बताऊं आपको क्लास बाउंड्री, तो इन दोनों के दरमियान गैप देखते हैं, गैप कितना है। गैप कितना है? 5.0 माइनस 4.9। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 5.0 माइनस 4.9। सही है। तो ये आपका डिफरेंस है 0.1 का। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.1 का। ये इनका डिफरेंस है। डिफरेंस को 2 वैल्यूज में डिवाइड करते हैं। डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 किया तो 0.05 आ गया।
LCI में से लेस करते हैं 0.05 और UCI में ऐड करते हैं 0.05। वापस से बता रहा हूँ, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आप सबसे पहले इन दोनों के दरमियान गैप चेक करते हैं। किसी भी इंटरवल नीचे वाली से ऊपर वाली का इंटरवल्स का गैप चेक करते हैं क्रॉसली, डायगनली। सही है, गैप चेक किया, 5 - 4.9, गैप कितना आया, डिफरेंस कितना है 0.1 का, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 करा तो 0.05 आया। तो अब इंटरवल्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, LCI और UCI। LCI में से लेस करते हैं, UCI में ऐड करते हैं। ये क्लास बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? डिस्क्रीट डाटा को कंटिन्यूस डाटा में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने बताया था डिस्क्रीट डाटा कैसा होता है, 5 से 9, 10 से 14, अगर ऐसी 15 से, अगर ऐसा डाटा है जो 9 पे ख़त्म हो रहा है और 10 से शुरू हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 - 9, 1 का डिफरेंस है, 1 को डिवाइडेड बाय 2 किया 0.5। तो इसकी LCI ये है और UCI ये है। तो LCI में से लेस करेंगे, LCI में 5 में से जब क्लास बाउंड्री बनाऊंगा इसकी, तो LCB लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री बनेगी। तो LCB कैसे होगी कि पहले 5 में से माइनस होगा 0.5, तो 9.5 से 4.5 से 9.5, LCI में से 0.5 माइनस किया, दूसरी 9.5, UCI में प्लस किया। इसी तरह 10 में से माइनस किया, 9.5 से 14.5। तो इनके दरमियान देखें क्लास बाउंड्री में गैप खत्म हो गया। ये गैप जिसका खत्म होता है वो कंटिन्यूस इंटरवल होती है, और ये जो जिसके अंदर गैप होता है वो डिस्क्रीट होती है। सही है, जिसके अंदर गैप होता है वो डिस्क्रीट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो गैप था वो 0.05 का था, तो LCI में से 0.05 जब आप माइनस करेंगे तो क्लास बाउंड्री जो बनेगी वो पहली बनेगी 4.45 से लेके 4.95, और दूसरी बनेगी 4.95 से लेके 5.45, और तीसरी बनेगी 5.45 से लेके 5.95। सही है, इस तरह करके क्लास बाउंड्री 0.005, ये इसमें से लेस करा, पहली वाली में से 0.05 लेस करा और इसमें 0.05 को ऐड करा। ठीक है, इस तरह ये पॉइंट्स वाली इंटरवल मेरी बन गई। इसमें से लेस कर रहा हूँ 4.45, 4.95। ठीक है, 0.05 लेस कर रहा हूँ, 0.05 ऐड कर रहा हूँ। सही है, मीन आपको पढ़ा दिया मैंने, मीन अनग्रुप डाटा का फार्मूला, ग्रुप डाटा का फार्मूला।